हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में, जहाँ पर आप लोग हिंदी पेडागोजी को पढ़ते हैं, हिंदी कंटेंट को पढ़ते हैं। यानी कि बेसिकली आप लैंग्वेज में अगर हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो आप लोग को किन किन टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। टॉपिक पे चलने से पहले हम लोग पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लोग को दो पेपर देखने को मिलता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की मैं बात करूँ तो जो कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टेज के लिए, यहाँ पर आप लोगों को CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और EVS देखने को मिल जाता है। हर एक सेक्शन से आपको 30 MCQs देखने को मिलते हैं और 30 ही मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 और 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। अगर साथ ही मैं बात करूँ पेपर 2 की स्टूडेंट्स, तो पेपर 2 में आप लोग को CDP, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिर साइंस या फिर सोशल साइंस ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट, हर एक सेक्शन से आप लोग देखिए तो आप लोग को 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 30 ही मार्क्स से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस यानी कि मैथ्स, साइंस या फिर सोशल साइंस वाला पार्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग को 60 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जो कि इसको अलग करता है बाकी सेक्शन से। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपको 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो था सीटेट का पेपर स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में या फिर हिंदी कंटेंट के बारे में, या फिर अगर आप लैंग्वेज में, चाहे आप पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, अगर आप हिंदी को ऑप्ट करते हैं यानी कि चूज करते हैं, तो वहां पर आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अगर हिंदी को पेडागोजी को ऑप्ट करते हैं तो आज का जो हम पेपर देखेंगे वो जुलाई 2024 का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। और साथ ही अगर नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि अगर आप लोग हिंदी को या फिर कोई लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों को एक गद्यांश पद्यांश देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको 91 क्वेश्चन से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक गद्यांश देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रश्नों को पहले आप तब सॉल्व करेंगे अगर आप गद्यांश को ढंग से ठीक तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है। मतलब आप टॉपिक समझ पा रहे होंगे कि साहित्य से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि साहित्य में समाज के विश्रृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्यिक कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं के परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की श्रृंखला हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की क्या किया स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा हो ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज की दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता के विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गद्यांश को पूरा सॉल्व किया। आप लोग गद्यांश को पढ़ पा रहे हैं तो इसमें समझ ही पा रहे हैं कि साहित्य से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, रचनाकारों के बारे में है। इस तरीके से पैसेज दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग प्रश्नों पर देखिए। हम लोग प्रश्नों पर चल रहे हैं। सबसे पहला आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, आपके सामने है कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। आप लोग को पता है इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। हमने कालजयी के बारे में पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि गद्यांश में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि मानवीय सत्य की व्याख्या का, कालजयी जो है वो बनता है क्या, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। तो चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। जो पाठकों का मनोरंजन करे, नहीं। जो समाज का दर्पण हो, नो। जो मानवीय सत्य की व्याख्या हो, यस। यही आपका सही आंसर आपको देखने को मिलता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको रीड कर सकते हैं। क्या लिखा है कि गद्यांश के अनुसार वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिनमें मानवीय सत्य की श्रृंखला हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 अब कि अभी कालजयी के बारे में बात की जा रही है तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इससे क्या तात्पर्य है। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। जो काल विशेष में बंधा हुआ हो, नहीं।
हर काल में प्रासंगिक हो, यस यही आपका आंसर देखने को मिलता है। ऑप्शन भी यही सही है, लेकिन और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। काल विशेष की सही व्याख्या करता हूँ, नहीं। अल्प काल तक रहने वाला, नो। तो उसका सही ऑप्शन आपका क्या देखने को मिलता है, सेकंड जो है वो सही ऑप्शन देखने को मिलता है। कालजयी का क्या मतलब होता है, काल को जीतने वाला, यानी कि जो समय की सीमाओं से परे हर युग में क्या हो, प्रासंगिक बना रहे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। क्या पढ़ा अभी आप लोगों ने, पैसेज में ही पढ़ा है ना गद्यांश में, कि जो समाज की दिशा देते हों, समाज को जो मूल्यों को बचाने और मनुष्यता में विश्वास रखने का प्रयास करते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो समाज में यानी कि हर युग में उनकी क्या होती है, आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, अब ऑप्शंस को देखते हैं। जो समाज को जागरूक करते हैं, यस यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए और ऑप्शंस को देखते हैं। जो समाज को मनोरंजन करते हैं, नो। जो समाज को नैतिक, जो समाज का विश्वास करते हैं, नो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो समाज को क्या करते हैं, जागरूक करने वाला, तो ये करेक्ट ऑप्शन यानी कि फर्स्ट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। कौन सी स्थिति की बात है, तो विकास की ओर आगे अग्रसर समाज, नो। पतन की ओर जाता हुआ समाज, यस। कि मतलब जो समाज है वो कैसा होता है, साहित्यकारों ने समाज के क्या कहा है, बदतर होने की स्थिति बताई है, आपने पैसेज में पढ़ा होगा है ना। तो इसलिए क्या है, पतन की ओर जाता हुआ समाज। नेक्स्ट देखिए, उन्नतिशील समाज, नहीं। बिखरता हुआ समाज, नो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों ने गद्यांश में भी ध्यान से पढ़ा, इसमें आप पढ़ रीड भी कर सकते हैं कि समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति बद को पहचाना है। बदतर का क्या मतलब होता है, कि पतन की ओर जाना हुआ। ठीक है, आगे देखिए, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। किस चिंता की बात की जा रही है, समाज के आधुनिक होने की, नहीं। मूल्यों के बिखरने की, यस मूल्यों के बिखरने की, यानी कि सेकंड ऑप्शन की बात की जा रही है। और ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, नए सिद्धांतों के बनाने की, नो। सामाजिक विघटन की, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्रृंखलित में प्रत्यय पूछा गया। आप लोग को पता है प्रत्यय कब लगता है, शब्दों के अंत में लगता है ना। तो जो विश्रृंखलित है इसमें आप लोग को कौन सा प्रत्यय देखने को मिल रहा है, लित, यस। चलिए और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, त, इत, खलित। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इत जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी लित जो है वो कोई प्रत्यय नहीं बताता है, लेकिन जो इत है वो प्रत्यय बताता है। यानी कि विश्रृंखल और प्लस इत, ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, इत जो है वो प्रत्यय लगकर क्या बन रहा है, एक विशेषण शब्द बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से इत जो है वो करेक्ट ऑप्शन यानी कि थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, समाज के बदतर होने की स्थिति, इस वाक्य का शब्द का क्या अर्थ है, तो बताइए, अभिमानी, बेईमानी, अत्यधिक बुरा या दुराचारी। तो इसको तो आपको पढ़ के ही समझ आ रहा होगा, क्या, अत्यधिक बुरा है ना। बदतर का क्या मतलब होता है, अधिक बुरा यानी कि बहुत बुरा, निकृष्ट है ना, बद यानी कि बुरा, स्तोत्तर यानी कि तुलनावाचक प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपको आधुनिक बुरा की बात बताता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विश्वास, इस शब्द का क्या अर्थ है, विश्व में, विश्व से संबंधित नियम, तत्व ज्ञान संबंधित या निश्चित धारणा। आपको विश्वास के लिए भी सोचना पड़ रहा है। विश्वास का क्या मतलब होता है, कि किसी बात का पूर्ण भरोसा है ना, निश्चित धारणा। तो ये करेक्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ, विश्वास किससे बनता है, वी, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, वी प्लस श्वास से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, दृढ़ या फिर दृढ़ आस्था या फिर पूर्ण भरोसा। तो ये क्या है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, लास्ट है आपका गद्यांश से रिलेटेड, यानी कि समाज की को गति कौन प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा या फिर साहित्य। पूरा जब पूरा पैसेज पढ़ा आप लोगों ने गद्यांश, तो किससे रिलेटेड था, साहित्य से रिलेटेड था। तो गद्यांश के प्रारंभ में क्या कहा गया है, कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि समाज को गति और निरंतरता प्रदान करने को का कार्य जो है साहित्य करता है। तो इसका जो अंतिम है यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोगों ने गद्यांश से रिलेटेड देखा, अब आप लोग पद्यांश को पढ़ेंगे, यानी कि 100 से 105 तक के जो प्रश्न है वो आपको पद्यांश यानी कि एक कविता से देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। दिवस अवसान
का समय मेघ में आसमान में से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिर आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हरा विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदयराज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो ये आप लोगों की क्या है, कविता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न जो है वो कविता के पहले ही शब्द से पूछा गया, यानी कि दिवस दिवस अवसान, इसमें क्या है आपसे संधि विच्छेद इसका पूछा जा रहा है। आप लोग को पता है चाहे गद्यांश और पद्यांश, आप लोग को 1 से 2 प्रश्न जो है वो व्याकरण से देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे? दिवस अवसान, दिवा अवसान, दिवसावसान या फिर दिवस आवसान। तो कौन सा जो है वो जो फर्स्ट है, यानी कि दिवस प्लस अवसान, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखेंगे स जो है, स के साथ क्या मिल रहा है? अ, और आ के बाद आ। तो ये कौन सी संधि आपको पता है? जब दो आ मिले यानी कि हरस्व आ मिल रहे हैं तो दीर्घ बना रहे हैं, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? एक दीर्घ संधि आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। स्टूडेंट्स आप लोग चाहो तो संधि का टॉपिक बहुत इजी से मैंने क्लास में बहुत डिटेल वे में डिस्कस भी किया है, आप लोग चाहो तो उसको फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? प्रकृति का, नवचेतना का, वेदना का या प्रेम भाव का? तो आप लोग को पता है पूरा पद्यांश आप लोगों ने पढ़ा है, प्रकृति के बारे में बात की जा रही है ना? किसके बारे में? कि पद्यांश में संध्या सुंदरी का मेघ में आकाश से उतरना, वायु का पेड़ हिलाना, तारे का हंसना, ये सब किसके बारे में बात है? तो ये सब जो है वो प्रकृति के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आप बताइए, आपने जो पद्य को पढ़ा था तो इसमें हृदय राज की रानी किसके लिए थी? तो आपने पता है कि कवि ने संध्या को सुंदरी रानी के रूप में चित्रित किया है। किसके बारे में? संध्या के बारे में कहा गया है। तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर मैं कहूँ हृदय राज की रानी, संध्या से इसको तुलना की गई है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको रूपक अलंकार, यानी कि भेद को समाप्त कर देना, तो वो क्या हो जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103 पे संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? किसके बारे में बात है? तारों भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश के, या फिर सूर्य लालिमा के भरे आकाश से? तो किसके बारे में बात है? तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या? बादलों से भरे आकाश की, है ना? पद्यांश में प्रथम ही पंक्ति है क्या? मेघ में, मेघ मतलब बादल, आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी, यानी कि मेघ में का क्या मतलब होता है? बादलों से भरा हुआ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किसके हंसने की बात की गई है? पद्यांश में आपने पढ़ा है तो आपको पता है किसके? तारे की हंसने की बात की गई है। आपने पंक्ति में पढ़ा है कि हंसता है तो केवल तारा एक, तो तारे की बात की गई है। ठीक है, आप लोग तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग कविता को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पद्यांश में लिखा है जो मैंने अभी आपको बोला कि हंसता है तो केवल तारा एक। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट है आपका पद्यांश से रिलेटेड, तो इसको भी ध्यान से देखिए। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक या फिर मानवीयकरण। तो किससे किसको रिलेट करें? मानवीयकरण। जब हम क्या करते हैं इसमें इसमें निर्जीव को मतलब आप बताने का प्रयास करते हैं, है ना? सजीव से एक तरह से तुलना करने का काम करते हैं, तब तो आपको मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलता है। जब क्या करते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि संध्या को परी, रानी, मानवीय रूप देकर जब प्रस्तुत किया जाता है और निर्जीव प्रकृति को मानव गुण देना क्या कहता है? कहलाता है मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने कंटेंट के क्वेश्चंस को देखा। जैसा कि आपको पता है कि 30 मार्क्स में आपको 15 कंटेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर। लेकिन जो उसके आगे के 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी से आते हैं। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो हम पेडागोजी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए 106 से देखिए, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आंकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो आप लोग को पता है कि अगर
बात की जा रही है भाषा परीक्षण का प्रभाव, है ना। जब परीक्षा हो और उसके मूल्यांकन के बारे में बात की, शिक्षण के बारे में बात की जाए और विद्यार्थी जो है उन अध्ययन का क्या करे, सामग्री को प्रभावित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, वॉश बैक इफेक्ट उसको कहा जाता है। यानी कि भाषा परीक्षण का प्रभाव इसको कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे पेडागोजी में होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जिनको आपको डेफिनेशन के तरीके से या उसके अर्थ के तरीके से आप डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। विधि प्रभाव नहीं, कक्षाई प्रभाव नहीं, पुनर्बलन नो, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद, दो भाषाओं का बेसिकली बात की जा रही है, का अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि क्यों करना चाहिए, यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ठीक है, और पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। अच्छा, सिर्फ अंग्रेजी को ही महत्व देता है, बाकी सारी भाषाओं को नहीं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, संस्कृति को नहीं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल गया। प्रथम भाषा के विकास में अवरोधक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अवरोध का काम करता है। तो आपको तो आपका आंसर मिल गया, फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ना। क्यों, क्योंकि जो योगात्मक द्विभाषा है, यानी कि आप बात करें किसकी, कि दूसरी भाषा सीखते समय बच्चा जो है वो पहली भाषा और संस्कृति को भी सम्मान भी देता है और महत्व भी देता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है। आगे बढ़िए। भाषागत कार्य जैसे कि स्वर शैली, तान, बालाघात, लय, इन सबको क्या कहा जाएगा, तो इसमें भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ये सब जब आते हैं तो ये सब क्या है, ये सब है भाषा की बेसिकली ध्वनियों की बात है, ध्वनि की बात है ना। तो आप लोग को देखेंगे कि किससे रिलेटेड है, तो काव्य है, छंद शास्त्र है, ध्वन्यात्मकता है और प्रशासनिक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि स्वर शैली, तान, बलागत, लय, ये सब किसमें आते हैं, ये सब छंद शास्त्र में आते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो साल पहले आप सारे ऑप्शंस को एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी जो है वो सह राज्यकीय भाषा है। अच्छा ठीक है, ये सही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, करेक्ट है, क्योंकि ये आप लोगों ने क्लास में भी सुना होगा जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, है ना। संस्कृत जो है वो आधुनिक भारतीय भाषा है, नहीं भाई, आधुनिक नहीं है, रीजनल लैंग्वेज है ना। संस्कृत जो है वो बहुत प्राचीन भाषा है, भारतीय भाषा नहीं है। तो बाकी लास्ट देख लीजिए, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीपों की लोक भाषा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है, रॉन्ग है इसलिए राइट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो भाषा की लैंग्वेज की क्लास है, जो विद्यार्थियों को जो अध्यापक है वो निर्देश दे रही है और फिर ग्रुप्स बनाकर क्या करिए, टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहती है। तो इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि जब क्या करिए, पेयर्स में बेसिकली समूह में काम करवा रही है, जब विद्यार्थी मिलकर समूह में काम करते हैं, सीखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोगात्मक अधिगम। प्रतियोगिता की बात नहीं की जा रही है, भाषाई खेल भी नहीं है ये। ठीक है, निर्देशन और परामर्श भी नहीं बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, सहयोगात्मक अधिगम। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पढ़ा कीजिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्योंकि आपको चारों ही ऑप्शन एकदम सिमिलर लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि समूह की बात थी, ग्रुप की बात थी, इसलिए आप लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ गए। ठीक है, अब आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षार्थी मिलकर एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, जब समूह में कार्य किया जाता है तो संयोगात्मक अधिगम इसको कहा जाता है। आगे बढ़िए। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा यानी कि वोकैब से परिचित कराने का बालक का काम दिया। ठीक है, इस पाठ को क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों दे रही है टीचर ऐसा काम। चलिए अब आप लोग इसके ऑप्शंस को देख लीजिए।
शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, बिल्कुल ठीक बात है, वो कैब से परिचित कराना चाह रही है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण सामग्री, भाई व्याकरण की तो बात ही नहीं की गई है, आप तो उसको पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, है ना। अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, नहीं, अवकाश की छुट्टियों के बारे में सिर्फ बात नहीं की जा रही है। समालोचनात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकसित हो रहा है, वो बात सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है शब्द संपदा, जब वोकैब से रिलेटेड है तो आप आंसर भी वोकैब से रिलेटेड ही दीजिए ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब रेस्टोरेंट की शब्दावली सिखाई जा रही है तो उद्देश्य भी क्या है, इसी से रिलेटेड है, यानी कि कोश से, शब्द भंडार से संबंधित आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि वोकैब टीचिंग का आपको देखने उद्देश्य इसका देखने को मिलता है। आगे देखिए, अधिगम का कौन सा मत इस बात पर विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, तो कौन सा है, तो व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है वो भाषा का सीखना, अभ्यास, अनुकरण या और आदत निर्माण की प्रक्रिया में आता है। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद ही आपको पता है कौन सा सिद्धांतकार है, तो आपको पता है कि ये स्कीनर की बात की जा रही है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो व्यवहारवाद स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं कि भाषा जो है वो आदत निर्माण है, हैबिट फॉर्मेशन है ना, इसकी प्रक्रिया से सीखी जाती है, यानी कि आपके इस पे पुनर्बलन पे फोकस किया जाता है और उत्तेजना और प्रतिक्रिया पे इस पे फोकस किया जाता है। आगे बढ़िए, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, बताइए, किसी भी कहानी हो और उसका जो समय स्थान है वो क्या कहलाता है, थीम कहलाता है, सेटिंग कहलाता है, प्लॉट कहलाता है यानी कि कथानक, या फिर क्लाइमेक्स कहलाता है, अंत कहलाता है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेटिंग्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सेटिंग्स जो है वो किसी कहानी का वह तत्व है जो समय और स्थान दोनों को बताता है, यानी कि कहानी कब घटित हुई और साहित्य के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात की जाती है, तो ये क्या है, ये आपका सेटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 114 पर, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का क्या लें, आनंद लें, ठीक है। तो इस गतिविधि को क्या कहेंगे, आपको पता है कि रोल प्ले कहेंगे भाई, कि वो कह रहे हैं कि आधे लोगों को डिवाइड कर दिया कि ये रोल दे दिया और उसके बाद बाकियों को कहा कि इसका बस एंजॉय करो, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको रोल प्ले कहेंगे, ना कि ड्रामा, अभिनय की कक्षा या फिर निर्देशन कहेंगे। निर्देश थोड़ी ना दिया है और अभिनय की कक्षा थोड़ी चल रही है, ड्रामा भी नहीं है, तो रोल प्ले यानी कि बच्चों को क्या कर दिया, उनको अलग अलग शिक्षार्थी ने अलग अलग भूमिकाओं में निभाने के लिए कहा और फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में उनको अभ्यास करने के लिए कहा, ठीक है। ड्रामा में पूरी कहानी होती है, जबकि रोल प्ले क्या होती है कि भूमिका का जब अभिनय करती है तब वो रोल प्ले कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 115 पर, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन उन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है, मतलब वो लर्निंग के लिए क्या सिखाना चाह रही है, जब भी मतलब कि वो प्रतिदिन क्या करती है, सामग्री को बेसिकली लेके आती है, कभी समाचार पत्र ले आती है, कभी भोजन तालिका ले आती है, रेल यात्रा के टिकट ले आती है। तो वो लर्निंग किस तरीके से सिखाने का प्रयास करिए, चलिए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शंस को देखते हैं। वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद करती है। देखो यहाँ पर कहीं अभी लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, बहुभाषा की बात नहीं की जा रही है कि सब अपनी अपनी मदर टंग को यूज करें, नो। वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थिति से क्या करें, स्थितियों से अंग्रेजी सीखे। भाई अंग्रेजी की कहीं बात ही नहीं की गई तो आप अंग्रेजी से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है, किसके प्रति जागरूकता, कि मतलब समाचार देखो, समाचार के प्रति नहीं। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब वो सामग्री को लेकर आती है ताकि क्या हो, बच्चा जो है उनको बेसिकली उन वह लर्निंग मतलब कि अधिगम को सिखाने का प्रयास करती है, वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए वो सामग्रियों को लेकर आती है जो उसको टॉपिक बेसिकली पढ़ाना है, ठीक है। आगे देखिए, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा महत्वपूर्ण जो नहीं है, ध्यान रखना जब आपको कोई सुनने की गतिविधि दे दी जा रही है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग का को थोड़ा सा रोक कर पॉज देना,
अच्छा, मतलब अगर आप श्रवण की बात करें तो ये तो इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्ड कर लीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए बोलने की गति, बोलने की गति भी इम्पोर्टेंट है ना, कि किस गति से आप पढ़ रहे हैं, किस गति से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है श्रवण के लिए। वक्ताओं को का जेंडर, यानी कि बोलने वाली महिला या फिर पुरुष, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महिला बोले चाहे पुरुष बोले, इससे तो कोई फर्क नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वक्ताओं की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी कि पुरुष बोले चाहे महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। बहुभाषावाद यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज को जब बच्चा यूज कर रहा है, ठीक है, तो क्या जरूरी है। तो पढ़िए, संप्रेक्षण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं से मिला देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्पसंख्यक जो भाषाएं होती हैं उनको और लैंग्वेज से मिला दो, नो। विविधता भरे समाज में एक भाषा की नीति बनानी चाहिए, नहीं, ये रॉन्ग है भाई, एक ही भाषा का प्रयोग करो। नेक्स्ट, भाषा अस्मिता और संस्कृति से भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, नहीं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। सीटेट में तो आप आधे से ज्यादा प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे, जो आपको करेक्ट ऑप्शन देख के मतलब पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक को समझना चाहिए कि भाषाएं संप्रेक्षण का माध्यम है और इससे विभिन्न भाषाओं के माध्यम से क्या होती है, सामाजिक संबद्धता और एकता स्थापित होती है। नेक्स्ट देखिए, भाषा का कौन सा कौशल जो है वो ग्राह्य कौशल है। श्रवण और बोलना, बोलना लेखन, पठन लेखन और श्रवण पठन। जब हम लोग क्लास में बात करते हैं ना, तब भी हम लोग इसकी बात करते हैं कि कौन सा आपका ग्राह्य जो है कौशल देखने को मिलता है। तो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि श्रवण पठन। जो आपको पता है भाषा के चार कौशल कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जो सुनना और पढ़ना है वो ग्राह्य में आता है, ग्रहणशील में आता है, लेकिन जो बोलना और लिखना है वो उत्पादक कौशल में आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रवण में शामिल है, क्या शामिल है सुनने में, ध्वनि सुनना, ध्वनिया जैसे तदनुसार उनको डिकोड करना, बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्या पता हमें इसके बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिले। ठीक है, विषय वस्तु के बारे में, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, रॉन्ग, ये तो नहीं है। विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, रॉन्ग, ये भी नहीं है। श्रवण की बात है, ध्यान रखना। ध्वनियों की पहचान करना और उसके अर्थ निकालना, वेरी बेस्ट आंसर। क्योंकि जब हम लोग कौशल पढ़ते हैं ना, चार कौशल भाषा के, तभी हम लोग बताते हैं कि इसमें श्रवण में क्या सबसे बेस्ट है, कि सिर्फ सुनो मत बल्कि उसके ध्वनियों को समझ के उसके अर्थ को भी ग्रहण करो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका प्रश्न है, कॉलम 1 में भाषा शिक्षण विधियां हैं और बी में उसकी समझ, उससे संबंधित गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सही ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना है। चलिए बताइए, मिलान है बेसिकली। संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद में वेस्ट उसके सामने दिया गया है। ठीक है, और बी कॉलम में देखिए, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, मौन पठन, लिखित साहित्य सामग्री या फिर व्याकरण आगात। तो आप लोग देखेंगे इसमें जो है आप लोग का, अगर आप देखेंगे तो एक आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, एक आपका फर्स्ट देखने को मिल जाएगा, बी का आपका फोर्थ, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, इसमें आपको व्याकरण का आगमनात्मक तरीके से पढ़ना, तो ये आपका फोर्थ देखने को मिलेगा। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, मैं नोट कर देती हूँ, आप भी चाहो तो लिख लो। व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इसमें लिखित साहित्यिक सामग्री, यानी कि सेकंड का थर्ड, और डी में आपको सेकंड देखने को मिल जाएगा, यानी कि मौन पठन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आज हमने क्या सॉल्व किया, 91 से 120 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। नहीं हुआ तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।